स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस की। साइंस में हम चैप्टर 12 कवर करेंगे आज। ओके, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, और इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम यूपीपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की बात करें या यूपीएससी की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी फर्दर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी, ये जो हमारे चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो कि चैप्टर 12 है। ओके, साइंस में ये क्लास 8 की बात करेंगे। क्लास 8 का चैप्टर 12 है ये साइंस के पोर्शन का। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एनर्जी क्या होता है। ओके, एनर्जी मतलब ये होता है कि कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क। मैंने एक तरीके से है कि बॉडी की कैपेसिटी है ताकि आप कोई काम कर सको, कोई वर्क कर सको, तो उसी को हम बोलेंगे एनर्जी। ओके, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी वेरियस फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इतने सारे फॉर्म्स हैं एनर्जी के। ओके, सो आगे देखेंगे हम क्या। So this can be converted from one form to another but cannot be destroyed. इसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बट लेकिन इसे डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता। ओके, सो आगे हम देखेंगे कि एनर्जी के सोर्स हैं। आगे देख लेते हैं कैसे। दो सोर्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कई बार आता है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, उसमें दे देगा ऑप्शन में दे देगा कि क्या ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है या फिर रिन्यूएबल सोर्स है। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं वहाँ पे। तो आप कंफ्यूजन नहीं रहेगी बिल्कुल, क्योंकि हम समझेंगे बहुत इजी वे में, बहुत आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, फिर हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है इट इज़ यूज ओवर अगेन एंड अगेन। मतलब ऐसा एनर्जी जो आप बार बार यूज़ कर सकते हो। ओके, जो कि ईजिली ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि सन की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी का मेन सोर्स जो है वो है सन। तो सन से हम क्या लेते हैं, लाइट और हीट लेते हैं। सन से हम क्या लेते हैं, लाइट और हीट। ओके, और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट से हम विंड और बायोमास लेते हैं, विंड एंड बायोमास। वाटर से क्या लेते हैं, हाइड्रो पावर। यानी कि सन, प्लांट, वाटर रिन्यूएबल सोर्सेस है। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी है ये सारे ही। इससे हमें जो चीज़ मिलती है वो हम अगेन अगेन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वो हो गया आपका रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, अब हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी विच गेट्स यूज्ड अप एंड कैनॉट बी रिक्रिएटेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होते हैं कि जो यूज़ किए जाते हैं हमारे डेली लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन रिन्यूएबल से बनती हैं, तो बहुत सारा इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको बहुत कम समय में हम इसको रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको जनरेट नहीं कर सकते हैं। बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको बनने में अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए आप, इट इंक्लूड्स ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया। तो ये सारी चीज़ जो है, ये जो है इसको रिक्रिएट नहीं किया जा सकता शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। यानी कि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। कैसे बनता है ये, अब हम बात करें कैसे बनता है। तो ये जो है आप सॉयल सुनेंगे, सॉयल एंड रॉक्स। जब ये अर्थ का जो कोर होता है वहाँ से जब प्रेशर पड़ता है, काफ़ी हीट पड़ता है, तो ये जो ठोस हो जाता है। बायोमास है या जो भी वेस्ट है या जो बायोमास है, जो चट्टाने हैं, ये सारे बहुत जब हार्ड हो जाती हैं तो वहाँ से वो बनता है, कोल बनता है, नेचुरल गैस बनता है, ऑयल होता है। जब इस पर हीट पड़ता है, काफ़ी प्रेशर पड़ता है, काफ़ी जब लाखों साल हो जाते हैं और जब वो प्रेशराइज होता है, काफ़ी हीट पड़ता है उस पर, तब ये बनता है क्या, जब बनता है फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण होता है। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को हमें लिमिटेड अमाउंट में है, उसे हम बहुत ही सावधानी से उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आने वाला है उसके लिए चीज़ें बचा के रख सकें। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो ये हो गया फॉसिल फ्यूल कहते हैं इसको। ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ओके, फॉसिल का मतलब यही होता है कि जब कोई चीज़ काफ़ी लंबे समय से जब उसका निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं फॉसिल्स। ओके, और हम देखेंगे कि अनदर एलिमेंट देखेंगे, अनदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम हो गया। यूरेनियम की अगर हम बात करें तो इसको स्प्लिट किया जा सकता है
टू रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी। यूरेनियम जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो इसको जो हम स्प्लिट करके ही रिलीज कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, अगर हम एनर्जी से लेना है तो हम इसको स्प्लिट करके ही कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग से हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो स्प्लिट करेंगे तब ये न्यूक्लियर एनर्जी बनेगा। ओके, फिर आगे हम देखेंगे फ्यूल। आगे हम देखेंगे फ्यूल क्या है। तो फ्यूल हम सोर्स ऑफ एनर्जी को बोलते हैं। फ्यूल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डैश एंड डैश आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नॉन रिन्यूएबल सोर्स मैंने आपको बताया, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ये हो गया। आंसर हो जाएगा आपका कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक, कोल एंड पेट्रोलियम आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखिए यहाँ पे कोल और ऑयल में आपका पेट्रोलियम हो जाएगा, तो ये हो गया नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एन इंपॉर्टेंट लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन आवर हाउस होल्ड। ये इंपॉर्टेंट लिक्विड फ्यूल है जो कि हमारे हाउस होल्ड में यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं केरोसिन। ओके, मट्टी के तेल जिसको बोलते हैं हम केरोसिन बोलते हैं उसको। ओके, याद रखिएगा। तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट स्प्लिट टू रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको स्प्लिट करते हैं ताकि वो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज कर सके? तो याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया आपको, यूरेनियम है। ओके, यूरेनियम काफ़ी एक्सप्लोसिव होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको स्प्लिट किया जाता है ताकि ये स्प्लिट करके न्यूक्लियर एनर्जी हम इसे जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम न्यूक्लाई। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसको स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम न्यूक्लाई कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले बताया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द गैस विच यूज्ड एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी इज डैश गैस। उसको बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। द गैस यूज्ड एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी इज डैश गैस, पेट्रोलियम गैस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बर्निंग एंड कंबशन। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड कंबशन। जो बर्निंग ऑफ फ्यूल यानी कि ईंधन को जब हम जलाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम कंबशन बोलते हैं। ओके, अब जैसे एग्जांपल देखें, वुड, पेपर, केरोसिन, मीथेन, ये सारे एग्जांपल है। लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, केरोसिन हो गया, मीथेन हो गया। इसकी अगर हम बात करें तो इट बर्न्स क्विकली बट नॉट देयर ऑन। ये अगर इनकी बात करें कि बर्निंग की, तो बहुत जल्दी इजीली बर्न करने लगते हैं, लेकिन अपने आप नहीं, दे मस्ट बी हीटेड। इनको हीट किया जाएगा तब। ओके, एंड इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। तो आप क्वेश्चन में आपसे ये पूछा सकता है कि कंबस्टेबल सब्सटेंस कौन से हैं। आपको ये ऑप्शन देगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इजीली कैच कर सकता है अगर हम इसको हीट दें तो। ओके, तो ये हो गया कंबस्टेबल सब्सटेंस, वुड, पेपर, केरोसिन, मीथेन। ओके, अगर हम आयरन की बात करें, स्टोन की बात करें, ग्लास की बात करें, तो ये बर्न नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। ओके, आयरन, स्टोन, ग्लास। ओके, ये हो गया नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो हम आगे देखेंगे, आगे क्या है? सॉलिड फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल क्या होता है? लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल देखेंगे हम। सॉलिड फ्यूल में देखेंगे हम कि फायरवुड, चारकोल, काउ डंग केक्स, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड कोल, ये सारे किस में आ जाएंगे? ठोस फ्यूल्स में, ठोस ईंधन में। तो ठोस ईंधन में ये आ जाएंगे आपके फायरवुड, चारकोल, काउ डंग केक्स, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड कोल। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है कि सॉलिड फ्यूल किसे कहते हैं। फायरवुड यानी कि लकड़ी, चारकोल आप जानते हैं, चारकोल यानी कोयला का बनता है, काउ डंग केक्स तो आप जानते हैं, गोबर, आप गांव में देखेंगे काउ डंग केक्स काफ़ी सारे होते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, कोल आप जानते हैं, कोयला। ओके, तो ये सारे सॉलिड फ्यूल्स हो गए। जैसे कि अगर हम काउ डंग्स की बात करें, काउ डंग केक्स की, तो गाँव में देखेंगे कि आप से कंडा बोलते हैं इसको हिंदी में, तो इससे लोग खाना बनाते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि ओपन चूल्हा होते हैं गाँव में, तो उससे क्या होता है कि जो ओपन चूल्हा होता है उससे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ डेंजरियस एंड कॉजेज सफोकेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि ओपन चूल्हा जब हम उसको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है उससे, तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है उसमें, जो कि बहुत डेंजरियस है हमारे हेल्थ के लिए और उससे सफोकेशन भी हो सकता है। ओके, तो इसलिए ज़्यादातर लोग अब मॉडर्न चूल्हा को अपनाने लगे हैं, जिसमें जो है जो फ्यूल है वो कम लगता है और उससे हमें एफिशिएंसी जो है एनर्जी की वो ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए ओपन चूल्हा इसे धीरे धीरे कम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी मोस्टली गाँव में ये ओपन चूल्हा चलते हैं। ओके, आगे देखेंगे कोल प्रोड्यूस्ड बाय। कोल कैसे प्रोड्यूस किया जाता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए कोल है, उसको हम हॉट फर्नेस में बेकिंग के लिए रख देंगे ताकि वो बेक हो। ओके, हॉट फर्नेस में। उसके बाद उससे क्या बनेगा? कोक बनेगा। जब हम उसको हॉट फर्नेस में रख देंगे, हीट देंगे बेक करने के लिए, जब हॉट फर्नेस में रखेंगे, जब वो हॉट हो जाएगा तो कोल से बनेगा कोक। ओके, जब कोक को हम हॉट करेंगे और ज़्यादा हीट देंगे तो उससे बनेगा आयरन ओर।
वो आयरन और चेंज होके बन जाता है आयरन। ओके, जब ये आयरन जो है एकदम ठोस हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, स्टील बनेगा। ओके, फिर ये स्टील प्रोड्यूस करेगा। जब स्टील प्रोड्यूस करेगा तो स्टील जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन और वर्सेटाइल हो जाता है, जिसके आप क्या बना सकते हो, ब्रिज बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है स्टील। ओके, तो इस तरीके से कोल से देखिए हम कैसे बनाए यहाँ पे, तो कोल से हमें स्टील बनाया है, तो ये बाई प्रोडक्ट्स में आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये सब यूज़ होता है बनाने में, याद करिए कितना हार्ड हो जाता है ये। ओके, आगे हम देखेंगे, ये हो गया। तो अब हम कोल के बाई प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि कोल के बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या और बनते हैं कोल से। तो प्लास्टिक बनता है, कोल तार बनता है, सिंथेटिक फाइबर बनता है, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन भी बनता है। याद रखिएगा कोल के बाई प्रोडक्ट, या आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि कोल से मेडिसिन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इस तरीके से इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, याद रखिएगा, प्लास्टिक, कोल तार, सिंथेटिक फाइबर, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इसके बाई प्रोडक्ट्स कौन से हैं कोल के, तो आपको याद रहेगा तो आप बिल्कुल लगा दोगे वहाँ पे टिक, राइट आंसर। ओके, तो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री यूजेस कोल एज देयर बाई प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं बाई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कोल का और उससे बनाते हैं बाई प्रोडक्ट्स। ओके, इस तरीके से बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आगे हम देखेंगे क्या, सेकंड नंबर क्या है, लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल किसे कहते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये सारे लिक्विड फ्यूल हैं। ओके, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और ऑयल। ओके, इट अकर्स इन लिक्विड स्टेट एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। ये लिक्विड स्टेट में उत्पन्न होता है और कहाँ से पाया जाता है, इसको कहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है, क्रूड ऑयल से। अब आप सोच रहे हो क्रूड ऑयल क्या है, देखिए क्रूड ऑयल जो है वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं, तो उसको बनता है हाइड्रोकार्बन, उसी को बोलते हैं क्रूड ऑयल। ओके, सो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, तो उसी को बोलते हैं क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो 3000 बाई प्रोडक्ट बनते हैं पेट्रोलियम से, और पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, क्रूड ऑयल से, यानी कि 3000 बाई प्रोडक्ट्स हैं क्रूड ऑयल के, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब 3000 बाई प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं पेट्रोलियम बाय द हेल्प ऑफ क्रूड ऑयल। ओके, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड नंबर हम देखेंगे गैसियस फ्यूल किसे कहते हैं। देखिए पेट्रोलियम गैस कॉमनली नोन एज एलपीजी, जो पेट्रोलियम गैस होता है ना उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और नेचुरल गैस, ये दोनों को ही गैसियस फ्यूल्स कहते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेस्ट नोन फॉर गैसियस फ्यूल, कौन से दो, एलपीजी और नेचुरल गैस, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पेट्रोलियम में कौन सा गैस होता है, ब्यूटेन गैस होता है। ओके, ब्यूटेन गैस होता है, इट कैन बी लिक्विफाइड अंडर हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर के अंदर इसको लिक्विफाइड कर दिया जाता है, जो कि सिलेंडर देखे होंगे आप, उसमें उसको भरा जाता है। ओके, एंड इट कैन बी स्टोर्ड एंड सप्लाइड इन लिक्विड फॉर्म एज ए एलपीजी, इसको स्टोर किया जा सकता है और इसको सप्लाई किया जा सकता है इन लिक्विड फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी की जो सिलेंडर आपने देखा है उसमें इसको भरा जाता है और इसको सप्लाई किया जाता है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल एंड ईजिली कैचेस फायर, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, यानी मतलब ईजिली फायर कैच कर लेता है। ओके, और ये ऑर्डरलेस गैस है, यानी कि कोई स्मेल नहीं है इसका, इसीलिए इसमें जो है एक स्मेलिंग एजेंट डाला जाता है जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्मेलिंग एजेंट डाला जाता है, क्यों डाला जाता है स्मेलिंग एजेंट, ताकि अगर हम एलपीजी की बात करें तो कोई गैस नहीं है उसमें, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं है गैस का, गैस लेकिन भरा है उसमें, कोई स्मेल नहीं है, तो अगर गैस लीक होगा तो आप कैसे पहचान पाओगे कि गैस लीक हो रहा है, इसलिए कुछ पर्टिकुलर एजेंट होना चाहिए उसमें। तो यही है इथाइल मरकैप्टन, उसमें डाला जाता है स्मेलिंग एजेंट, ताकि जब गैस कहीं लीक हो तो आप स्मेल से पहचान सको कि गैस लीक हो रहा है। ओके, सो इट मे बी डेंजरियस, तो इसलिए यहाँ पे ये एजेंट जो है डाला जाता है ताकि आप स्मेल कर सको। ओके, अब आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट है आपका नेचुरल गैस। ओके, नेचुरल गैस देखेंगे, नेचुरल गैस के बारे में। सो इट इज़ अनदर फॉसिल फ्यूल फाउंड इन विथ पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स। ओके, सो ये जो है नेचुरल गैस है, एक अनदर फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि बताया मैंने आपको पहले कि फॉसिल फ्यूल में आएगा नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे ही चीज़ फॉसिल फ्यूल जो बहुत ही मशक्क़त से निकलते हैं, मतलब बहुत ही मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में। ओके, सो ये हो गया। और अगर हम इसको बोलेंगे कहाँ पाया जाता है, तो इट फाउंड विथ पेट्रोलियम इन ऑयल वेल, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है ये ऑयल वेल्स में। इट मेनली कंटेन मीथेन, इसमें मेनली क्या होता है, मीथेन होता है, जो कि हाइड्रोकार्बन है। ओके, तो हम एक क्वेश्चन देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो पहला, डैश बर्न्स इजली टू प्रोड्यूस हीट। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल गैस। ओके, नेचुरल गैस बर्न्स इजली टू प्रोड्यूस हीट। ओके, और अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो विच फॉसिल फ्यूल इज ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस। अगर हम बात करें कि कौन सा फॉसिल फ्यूल है जो ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है।
ओके, ऑडरलेस मतलब जैसा कोई स्मेल ना हो, कलरलेस जिसका कोई कलर ना हो, टेस्टलेस में जिसका कोई टेस्ट ना हो, तो वो हो जाएगा नेचुरल गैस। ओके, याद रखिएगा। आगे देखेंगे नेचुरल गैस के बारे में, तो देख लेते हैं। व्हेन इट कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर इट इज कॉल्ड CNG, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर इसको कंप्रेस किया जाए अंडर हाई प्रेशर पे तो ये क्या बन जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये बहुत ही पॉल्यूशन फ्री गैस है। जैसे कि हम बोलें कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप देखे होंगे CNG बसेस होती हैं, CNG कार्स होती हैं। सो इट ट्रेडिशनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इट ऑल्सो एसेंशियल रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी कॉमन प्रोडक्ट्स सच एज पेंट्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ओके, एसेंशियल रॉ मटेरियल्स में भी यूज़ होता है ये फॉर मैनी कॉमन प्रोडक्ट्स, जैसे बहुत सारे कॉमन प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि पेंट्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया। और इसको अगर हम बात करें तो क्लीनर फ्यूल्स कहा जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है विच फ्यूल इज नोन एज क्लीनर फ्यूल, तो आप बताएंगे क्या, CNG, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। बहुत कम अमाउंट में पॉल्यूटेंट्स बहुत कम मात्रा में ये प्रोड्यूस करता है। ओके, आगे देखेंगे। इट हैज़ फ्यूअर एमिशन देन कोल एंड ऑयल। अगर हम एमिशन की बात करें तो कोल और ऑयल के कंपैरिजन में बहुत ही कम एमिशन ये निकालता है। ओके, एंड नो ऐश पार्टिकल लेफ्ट आफ्टर बर्निंग। अगर हम इसको जला दें, अगर हम CNG को जलाएं, बर्न करें, तो कोई ऐश पार्टिकल्स नहीं इसमें बचता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे सोलर कुकर। सोलर कुकर के बारे में बात करेंगे। बचपन में पढ़े होंगे आप सोलर कुकर, तो वही है सोलर कुकर। ये देखिए इस तरीके से सोलर कुकर दिखेगा। ओके, सो देखते हैं कि किस लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड्स। ओके, तो फूड में भी क्या सब कुछ नहीं बना सकते हैं आप, सिर्फ राइस बनाएंगे, दाल बनाएंगे, वेजिटेबल बना सकते हैं सोलर कुकर में। ओके, जिसमें अटेंशियल होता है, 4 अटेंशियल होता है और उसी में खाना बना सकते हैं आप। तो ये क्या होता है कि ये मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे इस साइड में भी मिरर लगा है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे सन है, मान लीजिए आप यहाँ पर रखें, हीट है, हीट आपको हीट से ना, ये खाना जो है हीट से प्रोड्यूस होगा, सनलाइट से। तो सन की जो रेज है वो इस पर पड़ेंगी ऐसे, जब सन की रेज ऐसे पड़ेंगी तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा इस पर रिफ्लेक्ट होगा। तो जब इस पर रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे गर्म होना शुरू होगा। ये जब ये गर्म होना शुरू होगा तो जो आपका अंदर की बात करें तो ये जो है ब्लैक कलर से कोटेड है, अंदर का जो इनर वॉल है वो ब्लैक से पेंट है। तो क्या होगा, हीट करता है, ब्लैक जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। जितना ही हीट एब्जॉर्ब होगा उतना ही ज़्यादा जो बॉक्स है वो हीट होगा। तो जब हीट होगा तो खाना आपका पकना शुरू हो जाएगा। अगर हम हीट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंच सकता है, तो आप ही खाना आराम से बन जाएगा, यानी राइस, दाल, वेजिटेबल्स बन सकता है इसमें। ओके, एंड याद रखिएगा फ्राइंग, इट इज़ नॉट यूज फॉर फ्राइंग एंड चपाती फ्राइंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि जो बॉक्स है ये एक इंसुलेटेड मटेरियल से बना हुआ है। ओके, अंदर का ब्लैक कोटेड है, ब्लैक से पेंट है। ओके, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सोलर सेल क्या होता है। सोलर सेल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब फोटोवोल्टिक सेल कॉमनली नोन एज सोलर सेल, याद रखिएगा, फोटोवोल्टिक सेल को बोलते हैं क्या, सोलर सेल। ओके, एंड इट इज़ अ नॉन मैकेनिकल डिवाइस यूजुअली मेड फ्रॉम सिलिकॉन। ये एक नॉन मैकेनिकल डिवाइस है जो कि किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट है सोलर सेल का, इसलिए इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है ताकि इसका ज़्यादा हाई यूज़ ना हो। ओके, आगे हम देखेंगे विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी देखेंगे क्या होता है, क्या डिफरेंस है। देखिए विंड एनर्जी की बात करें तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है, विंड मिल बनी हुई है। ओके, यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, समझिए एग्जांपल से, ये सन है, सन जो है अपना हीट, सन रेज जो है, दिन का समय है, सन रेज जो है प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे डे का समय है, समझ लीजिए, हीट प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो नीचे जो है अगर हम लैंड मास की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हीट है, तो क्या होगा, लैंड मास जो है वार्म हो जाएगा, तो जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेंगी, वार्म एयर। ओके, और ऊपर जो है कोल्ड एयर है, तो दोनों जब टकराएंगी तो क्या हीट जो एयर है वो प्रोड्यूस होगा। जब एयर प्रोड्यूस होगा तो उसी से विंड मिल जो घूमना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, इस तरीके से हीट जो है, यानी कि सन रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ प्ले करते हैं। सन से ही जो हमें सन रेज जो आती हैं उनसे जो हीट मिलता है उसी से वार्म अप होता है, और जब कोल्ड एयर से टकराती हैं जो वार्म वो एयर, तो क्या होता है वहाँ पे एयर प्रोड्यूस होता है। तो जब एयर प्रोड्यूस होगा तो वही विंड मिल घूमना स्टार्ट करेंगे और फिर ये ऐसा घूमेंगी और फिर यहीं से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है हमारी। ओके, विंड मिल से। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम रात की बात करें, जैसे ये जो दिन का प्रोसेस हो गया, अगर रात की बात करें तो रात में उल्टा हो जाता है। जैसे कि सन रेज जो है, सन तो रहता नहीं वहाँ पे, तो क्या होता है कि जो नीचे का जो लैंड मास की अगर हम बात करें, लैंड मास की, तो ये क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, लैंड मास बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ओके, तो क्या होता है वो जब ये ऊपर जो है गर्म हवा होंगी तो दोनों आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, तो एयर जनरेट होगा, उससे फिर विंड मिल घूमता है, इस तरीके से होता है।
आगे हम देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो वाटर कैरिंग एनर्जी इज मेड फ्लो थ्रू पाइप्स। तो वाटर जिसमें एनर्जी है वो किसमें फ्लो करते हैं, थ्रू पाइप से फ्लो करते हैं, और वो किस पे गिरता है, व्हील पे गिरता है। व्हील क्या करता है, वो पानी जब व्हील पे गिरेगा तो वो उसमें से क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से व्हील पुशेस अगेंस्ट एंड टर्न्स द ब्लेड। तो पानी जो पानी का प्रेशर है वो व्हील पे जब गिरता है तो व्हील जो है घूमना शुरू करती है, यानी कि टरबाइन जो घूमना शुरू करता है, उससे फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ओके, अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की बात करें तो ये एक तरीके से प्योर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। इसमें बहुत ना के बराबर ही वेस्ट इसमें से प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए काफ़ी क्लियर एनर्जी सोर्स है अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का अगर बात करें तो। आगे देखेंगे, आगे है बायोगैस। बायोगैस आपने सुना होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बायोगैस। क्या है ये देखेंगे। सो बायोगैस इट इज़ ए ऑर्गेनिक मटेरियल विच हैज स्टोर्ड सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो एक तरीके से ऑर्गेनिक मटेरियल है, ओके, जो कि सनलाइट को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, ओके, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब हम देखेंगे बायोमास फ्यूल देखेंगे कुछ। अगर हम बायोमास की बात करें तो बायोमास क्या होता है कि बायोमास उसको कहेंगे कि एनिमल और एग्रीकल्चर या फिर प्लांट का वेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं बायोमास। ओके, सो बायोमास फ्यूल क्या हो सकता है देखेंगे। वुड वेस्ट, स्ट्रॉ हो गया, मैन्योर हो गया, शुगर कैन हो गया, ये सब बायोमास फ्यूल है। ओके, याद रखिए, क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि बायोमास फ्यूल कौन कौन से हैं इसमें बताइए। तो आपको पता होना चाहिए पहले, वुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, मैन्योर हो गया, शुगर कैन हो गया, ये सब बायोमास फ्यूल हैं। ओके, वुड वेस्ट हो गया। तो व्हेन बायोमास हीट, जब बायोमास को हम जलाते हैं, केमिकल एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम इट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, जो केमिकल एनर्जी रिलीज होता है जब हम बायोमास को हीट करेंगे तो केमिकल एनर्जी रिलीज होता है। ओके, उसमें से इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में केमिकल एनर्जी रिलीज होता है। ओके, अगर देखिए बायोगैस जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। बायोगैस यहाँ पे ऐसे करके बना होता है, इसमें से धुआं निकलता है, गैस पास होते हैं। ओके, सो अगर हम देखेंगे बायोगैस में तो इसमें सो द रॉ मटेरियल डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, दैट इज ऑक्सीजन। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता। इस तरीके से उसको प्रेशराइज किया जाता है कि वो एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं होता है, उसको उसमें क्या किया जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर किया जाता है, डिकम्पोज हो जाता है उसमें। तो जब वो डिकम्पोज होता है जो रॉ मटेरियल, तो वो एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एयर द प्लांट्स, द एनिमल्स, मटेरियल्स डिकम्पोजेज टू गिव मीथेन, CO2 एंड सम अदर गैसेस। सो मतलब एयर के एब्सेंस में जब एयर नहीं होता है तो उसमें जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मटेरियल्स हैं, जो ये आपका बायोमास है, ये सब क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो जब डिकम्पोज हो जाएगा तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, मीथेन प्रोवाइड करेगा, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये जो मिक्सचर है गैस का, द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज नोन एज बायोगैस। याद रखिएगा, इसको कहते हैं बायोगैस। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इट इज़ गुड फ्यूल फॉर कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुड फ्यूल है ये। अगर हम बात करें कि व्हेन बर्न्ड बायोमास डज रिलीजेस CO2, अ ग्रीन हाउस गैस। अगर हम इसको जब जलाते हैं तो बायोमास जो है, ये जरूर ये है कि बायोमास जो है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज करता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ओके, बट व्हेन बायोमास गैस ग्रोन, लेकिन बायोमास जब ग्रो करता है, जब ग्रो करते हैं हम उसको, जब ग्रो करते हैं तो एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ CO2 जो है कंज्यूम करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब कि अगर हम एक साइड से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस जो है काफ़ी हार्मफुल है जो इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, लेकिन अगर उसी साथ में हम क्या कर रहे हैं, साथ में हम बायोमास ग्रो भी कर रहे हैं, तो जो है एक इक्विवेलेंट अमाउंट में CO2 जो प्रोड्यूस करता है बायोमास, है ना, तो वो क्या करेगा, वो कंज्यूम कर लेगा फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। तो इस तरीके से जो बैलेंस है वो बना रहेगा, है ना। तो ये हो गया। तो हम देख लेंगे आगे न्यूक्लियर एनर्जी देख लेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन होता है और एक न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। तो हम बहुत जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ लीजिए आप, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी फ्यूज़न से क्वेश्चन आता है और वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या है हम देखेंगे। सो व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एटम स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, तो क्या होता है कि जैसे यहाँ समझिए कि मान लीजिए ये हैवी एटम है, यानी हाइड्रोजन एटम है ये, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है ये, मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए यूरेनियम की, जैसे यूरेनियम है। ओके, हाइड्रोजन ये यूरेनियम है, इसको हाई टेम्परेचर पर जब हम प्रेशर देंगे तो क्या होगा, ये दो भागों में हम इसको तोड़ लेंगे, यानी स्मॉलर हीलियम न्यूक्लियाई बन जाएगा ये, ठीक, छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ से क्या होगा, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट
अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज रिलीज, यहाँ से एनर्जी रिलीज किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हो गया। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो 2 स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइंस टू फॉर्म बिगर न्यूक्लियाई। अब जैसे कि यहाँ पे एक एटम है, तो अगर जैसे कि यहाँ पे देखिए कि 2 स्मॉल न्यूक्लियाई है, माने ये स्मॉल न्यूक्लियाई हो गया और एक ये स्मॉल न्यूक्लियाई होगा। ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक बिगर न्यूक्लियाई की निर्माण होगा, एक बिगर न्यूक्लियाई का निर्माण होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी की अगर हम बात करें तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, तो ये हम लोग अभी नहीं अप्लाई करते हैं। हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। फ्यूज़न को कंट्रोल करना अभी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो कुछ भी हो सकता है, बहुत हादसे हो सकते हैं अगर इसको ट्राई किया जाए तो। देखिए कितने हैवी एटम, अगर हम हैवी की ही बात करें तो ये ऑलरेडी जो स्मॉल न्यूक्लियाई है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा डेंजरियस है, तो अगर हम उस दोनों को मिला देंगे तो बिगर न्यूक्लियाई का निर्माण होगा। वो कितना ज़्यादा वास्ट एक्सप्लोजन हो सकता है, इससे आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो जाएगा, यूरेनियम, ठीक है, प्लूटोनियम हो सकता है। ओके, यूरेनियम, प्लूटोनियम। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल में जो हो जाएगा वो होगा सन। ओके, याद रखिएगा इसको। तो आगे देख लेते हैं कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ओके, याद रखिएगा। So we have not been able to control and use nuclear fusion energy for constructive purposes. तो यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। ओके, सो अभी जैसे कि अगर आगे आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि ये मतलब कंट्रोल किया जा सके। ओके, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये चीज़ कंट्रोल किया जा सके, तो न्यूक्लियर फ्यूजन भी यूज़ किया जा सके। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम चैप्टर 13 बात करेंगे। चैप्टर 13 जो है कॉमन डिजीजेस देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।